नमस्कार। इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार जो है पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तीखे हमलावर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लेकर संसद में जो टिप्पणी की उसको लेकर के अब पूरा इंडिया गठबंधन यानी कि पूरा विपक्ष अब एकजुट होकर के संसद के अंदर और संसद के बाहर सब जगह जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है, अंबेडकर के नाम पर लगातार राजनीति हो रही है। जितना अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है, अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो 7 जन्मों तक जो है वो स्वर्ग मिल जाता। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर उमेश यादव जी, सीधे बातचीत करेंगे। डॉक्टर उमेश यादव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा कि जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्ष है, लगातार जो है अंबेडकर का नाम ले रहा है, अंबेडकर का नाम लेना जो है एक फैशन बन गया है। अगर इतना नाम जो है भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। अमित शाह जी पहले तो अपनी जो उन्होंने ये बदसलूकी या बदबयानी बाजी की है तो उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या गरीबों के लिए और इस देश का जो शोषित वंचित समाज है उसके लिए कहीं से भी अंबेडकर जी किसी भगवान से कम नहीं है। आप किसी भी दलित के गरीब के घर में चले जाइए, अगर वहां पे राम की कृष्ण की मूर्ति है तो अंबेडकर की भी फोटो आपको वहां मिलेगी। और लोग अंबेडकर को भगवान की तरह इसलिए पूछते हैं क्योंकि बाबा साहब ने जब से संविधान बनाया और इस देश में जब से संविधान लागू हुआ और मनुस्मृति का दहन हुआ, तब से हर गरीब तबके का व्यक्ति मुख्य धारा में है। एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अपने बच्चों को आईएएस बना सकता है, जो देश की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, बड़ी सर्विस मानी जाती है। एक दलित का बच्चा एमपी एमएलए बन सकता है और ये ताकत देश का संविधान देता है। और अमित शाह जी का कल जो ये बयान था वो कई मायनों में सियासत में हलचल पैदा कर रहा है। और इस बात को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो भी काफी चिंता में आ गया होगा कि अमित शाह जी अपना बीपी बढ़ाने के चक्कर में, उनका जो बीपी बढ़ा, विपक्ष ने दबाव बनाया, तो ये जो बात है वो मुझे लग रहा है उनके दिमाग में नहीं होगी, वो गलती से उनके मुंह से निकल गई। वो जो एक फ्रस्ट्रेशन होता है वो एक फ्रस्ट्रेशन उनके मुंह से निकल गया। जो एक दिल की बात थी वो दिल की बात निकल के आ गई और उससे कई जो आरएसएस की और संघी विचारधारा है, उनकी जो मानसिकता है वो भी उजागर हो गई कि ये लोग देश के संविधान को और देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं और जो दलित भाई है हमारे, उनको किस तरह का मानती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद जब विरोध हुआ तो वो लगातार अपने बयान का करेक्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका कहना यह है कि विपक्ष जो है वो अंबेडकर के सपनों को साकार नहीं होने दे रहा है। संविधान को वो सही ढंग से जो केंद्र की जो सरकार है वो पूरी तरह से संविधान पर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है बाबा साहब का नाम तो लेता है लेकिन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा है। और उस पर अगर कोई चल रहा है, 10 साल से मोदी जी प्रचंड बहुमत से सरकार रही 2 बार। अगर इन्हें वाकई देश में संविधान लागू करना होता तो इन्हें किसने रोका हुआ था। आप नोटबंदी करते हो, आप जीएसटी करते हो, आप 370 हटाते हो और तमाम ऐसे फैसले हैं जो देश की जनता के विरोध में थे, कृषि कानून लेके आते हो, उसके लिए तो किसी ने नहीं रोका था इनको, ना इन्होंने किसी से पूछा था। ऐसे जब विध्वंसक कानून आप ला सकते हो तो संविधान की जो मूल भावना है उसको क्यों नहीं लागू करते हो? क्यों आप दलितों को और शोषितों वंचितों की जो सीटें खाली हैं सरकारी पदों में उनको क्यों नहीं भर रहे हो? आप संविधान को लागू करना ही नहीं चाहते हैं। इनकी जो असली मंशा है वो यही है कि देश में संविधान लागू ना हो, संविधान कमजोर हो, मनुस्मृति लागू हो और देश का जो 15% जो आबादी है, यानी कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो खाकी नेकर वाले हैं, जो सब पार्टियों में बैठे हुए हैं, ये लोग ही देश पे राज करें और बाकी जो 85% लोग हैं वो देश में गुलामी करें। ये गुलामी चाहते हैं। ये आरोप लगातार आप पर लगता रहा है। आप जब जो है खाकी नेकर वालों की बात करते हैं, आप आरएसएस की बात करते हैं, तो आरोप लगता है कि लंबे समय तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है। उस समय कांग्रेस ने क्यों नहीं बैन कर दिया आरएसएस को? आज आरएसएस है तो लोग कहते हैं खाद पानी तो कांग्रेस ने ही दिया है, इसी वजह से तो आरएसएस जो है इतना फला फूला है। देखो साहब, हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। हमने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया, हमने कभी विपक्ष को कुचला नहीं। और अगर देश में इमरजेंसी भी लगी है, जिस इमरजेंसी पे
बात होती है कि इमरजेंसी देश के लिए ठीक नहीं थी, तो इमरजेंसी में भी जो विपक्ष के कई नेता हैं उनकी सहमति शामिल रही, और उस इमरजेंसी के बाद जो जान माल का नुकसान हुआ उसको लेके इंदिरा जी ने खेद भी व्यक्त किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है कि जाति देख के और धर्म देख के देश में न्याय दिया जा रहा है, यहाँ तक कि जो जज हैं वो भी अब जाति और धार्मिक रूप की टिप्पणियां करने लग गए हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग एक तरफ आपका रूस यूक्रेन है उस पे चिंता व्यक्त कर देते हैं, फलस्तीन इजराइल पे चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पे प्रधानमंत्री जी का कोई स्टैंड नहीं है। मणिपुर में जो आदिवासी समाज के साथ हो रहा है पिछले 2 साल से उस पे प्रधानमंत्री जी का कोई स्टैंड नहीं है। प्रधानमंत्री जी को विदेशों के लोग तो दिख रहे हैं, फिलिस्तीनी इजरायली दिख रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो गरीब जनता मर रही है वो नहीं दिख रही है। लगातार विपक्ष जो है ये बात कर रहा है कि संविधान लागू नहीं किया गया है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह के तमाम आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है। कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, एनडीए फिर बन जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, कहा गया तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो तो कहते हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर के कहा कि अगर बाबा साहब भी आए तब भी जो है संविधान नहीं बदलेगा। आप लोग काहे भ्रम फैलाते तो हैं? इनका बस नहीं चल रहा, 400 सीटें आ जाती इनकी, फिर देखते भाई साहब, ना तो आप खुल के बोल सकते, सवाल कर सकते, ना हम खुल के बोल सकते। इनकी मंशा ही यही थी, तभी इनके सांसद लोग कह रहे थे कि 400 सीटें ले आओ, जो विरोध करने वाले हैं, जो खुल के बोलने वाले हैं, उन पे चाबुक चलानी है। वो तो देश की जनता समझ गई, इसलिए इनको 240 पे लटका दिया। और अब इन्हें बाबा साहब का संविधान याद आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी इतने बड़े संविधान हितैषी हैं, इतने बड़े दलित हितैषी हैं, पिछड़ा हितैषी हैं, तो दलित और पिछड़ों पे जितने देश भर में जहां भी शोषण हो रहा है, जहां भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी लिंचिंग हो रही है, तो उसके खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी का कभी कोई बयान आया? हाथरस बिल्कुल कहा उन्होंने, कहा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे मार दीजिए, करे मेरे दलित भाई। ये कहा देश के प्रधानमंत्री ने। पत्रकार महोदय, हाथरस पीड़ित को 4 साल से न्याय नहीं मिला, और आप किस दुनिया में हैं? हाथरस पीड़िता को 4 साल हो गए, न्याय नहीं मिला है। अगर प्रधानमंत्री जी इतने कोर्ट में चल तो रहा है, सुन तो जो, अगर प्रधानमंत्री जी इतने दलित हितैषी हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं लाए इस बात को? और ऐसे ही तमाम केस हैं, हजारों केस हैं इस देश में जहां दलित और पिछड़ों के साथ शोषण हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी वहां दिल से माफ नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई संवैधानिक कार्यवाही नहीं होगी उनके ऊपर। प्रधानमंत्री जी का आप ये समझ लीजिए कि जो बात वो बोलेंगे वो काम वो करेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं नोटबंदी में कोई गड़बड़ी हो तो मुझे चौराहे पे मारना, जूतों से मारना, जैसे बनाए वैसे कर लेना। और फिर देखो नोटबंदी के बाद उन्होंने 2000 का नोट फिर बंद कर दिया। इसका मतलब जो उनकी लगाई हुई पॉलिसी थी वो गलत थी। पहले कृषि कानून लाए और फिर 1 साल कृषि कानून की खूबियां बताई और फिर कृषि कानून वापस ले लिए, और अब एमएसपी नहीं देने को तैयार है। तो प्रधानमंत्री जी की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है, और बीजेपी की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। प्रधानमंत्री तो मुखौटा है, पीछे तो अडानी है, अंबानी है, आरएसएस है। असली जो काम है वो तो आरएसएस और अडानी जैसे लोग कर रहे हैं। मोदी जी को तो सिर्फ मुखौटा बनाया हुआ है। और मोदी जी क्या करते हैं, जो स्क्रिप्ट उनको पीछे दी जाती है वो स्क्रिप्ट पढ़ के सुना देते हैं। उन्हें कौन सा ध्यान रहता है? आप लोग लगातार अंबानी अडानी को घेरते हैं। अंबानी अडानी कोई क्या आज से हैं? बाबा रामदेव आज से हैं? वो उद्योगपति पूंजीपति तमाम सरकारों में रहे हैं। तो आप बताइए, क्या आज जो है लगातार हमारी सरकारों में भी रहे हैं, लेकिन क्या अडानी ही पूरा देश है? एक ही रईस आपको पूरे देश में दिख रहा है? भाई जो भी देश के साधन संसाधन है, मान लीजिए अगर देश में 100 बिजनेसमैन है तो 100 को बराबर काम दीजिए ना। सिर्फ आप अडानी को ही क्यों दे रहे हैं? और अडानी के नाम पर अगर कोई सवाल हो रहा है, सेवी प्रमुख को लेके कोई सवाल हो रहा है, तो बहस से और चर्चा से डरते क्यों हैं? जांच होने दीजिए, जांच से क्यों डर रहे हैं? अमेरिका ने अडानी के खिलाफ इतना बड़ा जो महाभियोग लगाया है, तो उस पर सरकार खुल के बोलती क्यों नहीं है? क्यों कह रही है कि वो झूठा है? अगर ऐसा झूठा है तो विदेश के तमाम अखबार झूठ बोल रहे हैं क्या कि वहां भी विपक्ष की साजिश है? और जो तमाम देशों ने अडानी के साथ जो टाई अप है वो जो खत्म किए हैं, तमाम अनुबंध खत्म किए हैं, तो उन पे सरकार बोले कि हर जगह वो रिश्वत दे के टेंडर ले रहे हैं, और हमारे देश में तो जो हो रहा है वो पूरा देश ही देख रहा है। तो ये चीजें जो बीजेपी कर रही है, जो
बीजेपी द्वारा की जा रही है, ये बिल्कुल संविधान विरोधी है। और इसी के लेके हमारा जो द्वंद है वो संसद से लेके सड़क तक चल रहा है। अब अमित शाह जी माफी मांगेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं माफी मांगेंगे तो आगे आंदोलन होंगे, आगे उनके खिलाफ तैयारी करी जाएगी, उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, उनको ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। एक सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, उस दौरान जो है एक देश एक चुनाव पर चर्चा चल रही है। संविधान संशोधन विधेयक आया है और उसके जो है पक्ष में 269 वोट पड़े हैं तो विपक्ष में 198 वोट पड़े हैं। अब जो है देश की जो सरकार है वो कह रही है कि पैसा कम खर्च हो, एक साथ जो है कानून व्यवस्था जो है कम लगे, इस वजह से एक देश एक चुनाव की पॉलिसी जो है वो लेकर के आ रहे हैं। अब कल जो है वो पास हो गया है, जो है संसद में पास हुआ, उसके बाद अब जेपीसी जो कमेटी है वो बनाई गई, उसके पास बिल को भेजा गया है। तो आप लोगों को दिक्कत क्या है, इंडिया गठबंधन को क्या दिक्कत है? एक देश एक चुनाव से देश पर कम बोझ पड़ेगा, देश पर कम खर्च पड़ेगा, और आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सारा पैसा बचा के क्या मोदी जी अडानी को देंगे? भाई हमारे टैक्स का पैसा है, देश की जनता तय करेगी। विकास के काम आएगा वो। विकास कौन सा हो रहा है? सारा अडानी का विकास हुआ है। आप बताइए पिछले 11 साल से मोदी जी ने कितने गरीबों को नौकरी दे दी? अरे राशन बांटा जा रहा है। आप भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, आप तो आपको लगता है सबको नौकरी देना संभव है? सबको नौकरी दी जा सकती है? कितने अरे मेरी बात तो सुन लो, आप तो एकदम इतना तो नाराज मोदी जी नहीं हो रहे हैं जितना आप हो रहे हो। सुनाइए भाई, इस देश का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को खाने को रोटी होनी चाहिए, तन ढकने को कपड़ा होना चाहिए, और हर ग्रेजुएट युवा जो काबिल युवा है उसको नौकरी होनी चाहिए। नौकरी सरकारी होनी चाहिए। जब प्राइवेट नौकरियां नहीं है। बात बताइए, हम अमेरिका को टैक्स दे रहे हैं कि अपने देश की सरकार को टैक्स दे रहे हैं? प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जब हम देश की सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए। तो वो तो कह रहे हैं इस तरह तो फिर कांग्रेस को भी नौकरी सबको दे देना चाहिए था। एक मिनट और रुक जाओ, कांग्रेस ने तमाम जो जमींदारी प्रथा है इस पे मत आ जाओ। कांग्रेस ने क्या किया? जमींदारी प्रथा खत्म करी है। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ थे उनकी जमीनें गरीबों को बांटी है। मोदी जी में साहस है तो अडानी की प्रॉपर्टी बांट के दिखाएं, अंबानी की प्रॉपर्टी बांट के दिखाएं। कांग्रेस ने तो वो कर दिया देश के लिए। जो एयर इंडिया था वो पहले किसका था? टाटा का था, उसको सरकारी किया। और जो 100 से ज्यादा कंपनियां प्राइवेट कंपनियां हैं उनको सरकारी किया। बीजेपी उन तमाम सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। और दूसरी बात और सुन लीजिए, जो तमाम डेवलप्ड कंट्रीज हैं अमेरिका और यूरोप के, वो लोग शिक्षा फ्री रखते हैं, स्वास्थ्य फ्री रखते हैं और बेरोजगारी भत्ता देते हैं। और सरकार की वहां जिम्मेदारी होती है वहां एक एक व्यक्ति को, एक एक युवा को नौकरी देना। और आप जो जिस तरह का सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार की जिम्मेदारी है, तो आखिर फिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? अडानी को पाल पोस के बड़ा करना, उनका पेट बढ़ाना, और देश की जो जनता जो टैक्स दे रही है उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की देश की जनता के प्रति ही बनती है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल रहेगा, आखिरी सवाल है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन और सभी दलों ने, जो विपक्ष के सभी दल थे, उन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में भी हमने देखा सभी दल जो है एक साथ आकर के जो है चुनाव लड़े। लेकिन अब दिल्ली में जो चुनाव होने वाला, जो आम चुनाव है 2025 में, उसको लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो राहें हैं वो अलग अलग हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने एक लंबे समय तक शासन किया, 15 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहते हैं शीला दीक्षित ने सबसे बेहतर काम किया। अब उस दिल्ली में जो है दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही थी, 5-6 सीटों पर बातचीत, सहमति बन भी रही थी, अंदर खाने बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत बनी नहीं, सहमति नहीं हुई। तो अब दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। तो क्या टारगेट है कांग्रेस पार्टी का, क्या लक्ष्य रहेगा? हमसे ज्यादा जानकारी तो आप लेके आए। मेरे हिसाब से तो अभी बातचीत होनी है, हुई नहीं है, बातचीत होनी है। और दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और अगर कहीं सहमति बनती है तो हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो आपको जानकारी होगा पंजाब में भी हम और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे। देखिए, राजनीति में एक चीज आप समझ लें, बीजेपी भी इस बात को जानती है, कोई स्थायी मित्र नहीं, कोई स्थायी शत्रु नहीं, सिर्फ मुद्दों पे बात होती है, मुद्दों पे चुनाव होता है। जहां सहमति बनती है, मुद्दों पे सहमति बनती है, वहां हम साथ होते हैं, और जहां सहमति नहीं बनती है वहां हम साथ नहीं होते हैं। हरियाणा में भी हमने कोशिश करी थी आम आदमी के पार्टी के साथ आने की, वहां सहमति नहीं बन पाई, वो लोग ज्यादा सीटें मांग रहे थे, तो हम लोग अलग चुनाव लड़े। और हार और जीत ज्यादा मायने नहीं रखते, लोकतंत्र में मायने ये रखता है कि आप जनता की बेहतरी के लिए
ये काम सत्ता में रह के कर रहे हैं या विपक्ष में रह के कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा समय गुजारा है सरकार में, तो हमें कोई सरकार की लालसा नहीं है। लगभग 55 साल हम सरकार में रहे हैं, हमने सरकार चलाई है, हमने सरकार को चलते हुए देखा है। तो हमें मालूम है कि देश की जनता के लिए जो काम सरकार में रह के कर सकते हैं वो काम विपक्ष में भी रह के कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में सहमति बनती है या नहीं बनती है वो ज्यादा मायने नहीं रखता। दिल्ली के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हमारी दिल्ली की कमेटी बखूबी, आपने देखा होगा भी 1.5 महीने दिल्ली जोड़ो यात्रा रही, जो हमारे बड़े भाई हैं देवेंद्र यादव जी, उन्होंने बहुत मेहनत करी और बराबर जनता की समस्याओं को आम लोगों के बीच में डिस्कस कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और सरकार से क्या कहते हैं सकारात्मक रूप से सवाल कर रहे हैं। बीजेपी की तरह डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं की जा रही, गाली गलौज नहीं किया जा रहा है। जो विपक्ष का जिम्मेदार विपक्ष का काम है वो काम किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरुणेश यादव जी। तमाम मुद्दों पर और तमाम सवालों के जवाब पूरी बेबाकी के साथ दे रहे थे। बता दें कि दलित पिछड़ों का उत्थान और विकास करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता रहे हैं। वो किसी भी रूप से भगवान से बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता मिलकर के जो काम नहीं कर पाए वो काम अकेले अम्बेडकर ने कर दिया। पानी को लेकर के जो संघर्ष सदियों से चला आता रहा है उसको भी डॉक्टर अम्बेडकर ने जाकर के पूरा किया है। प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक का जो दलित पिछड़ों का सपना था उसको साकार करने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर के संसद भवन में इस समय बहस छिड़ी हुई है। लोग जो है अब पूरी तरह से जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं, अमित शाह से माफी मांगने की लगातार बात कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।